नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप सबको ये पता है कि हम लोग बीपीएससी 4.0 जो वैकेंसी आने वाली है, मार्च तक संभावित है, तो उसी का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो उसी के सिलसिले में एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखिए, अंत तक देखिए, एक एक प्रश्न को अच्छे से देख करके और अंत में आपका कितना सही होता है कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आप हिंदी से संबंधित कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। इस वीडियो में 40 जो है व्याकरण के प्रश्न रहेंगे और 40 साहित्य से प्रश्न रहेंगे। कुल 80 प्रश्नों का इसमें अभ्यास कराया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी 3 में पूछा था, तो 80 प्रश्न उसी का अभ्यास हम लोग करेंगे। तो आप लोग देखिए इस प्रैक्टिस सेट को। आज कैमा प्रैक्टिस सेट है वो देखते हैं। तो आप देख रहे हैं अभ्यास सेट 17 है। 16 अभ्यास सेट करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही हिंदी के प्रत्येक टॉपिक का जो क्लास चल रहा था वो भी प्लेलिस्ट में बना हुआ है। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो अगर आप बीपीएससी 4.0 के टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये 17वां अभ्यास सेट है। इसी तरह हम लोग अभ्यास सेट और जो है टॉपिक भी देखते चलेंगे। इस बार बहुत ज़्यादा हम लोग अभ्यास सेट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम हिंदी के 80 प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं, यानी कि 50% जो प्रश्न रहेगा व्याकरण से रहेंगे और 50% साहित्य से प्रश्न रहेंगे। तो इसलिए इसमें समाहित किया गया है इस तरीक़ा से, ताकि आपका दोनों चीज़ मजबूत हो सके, कहीं से भी कमज़ोर ना रहें। तो आप देख पा रहे हैं कि हिंदी जंक्शन के माध्यम से बहुत सारे बच्चों ने, लगभग 4000 प्लस बच्चों ने सफलता पाया है। आगे आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे चैनल हिंदी जंक्शन से जुड़ करके मेरे मार्गदर्शन में अपना लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। ससमय आपको सारी चीज़ें जो है उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई जो है कसर नहीं छोड़ सकें। अगर आप बीपीएससी 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 726181 5307 पे 249 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप मेरा नोट्स और प्रैक्टिस सेट रखते हैं तो अलग से कोई भी हिंदी के लिए पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका हिंदी का संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक एक प्रश्न को देखिए और विचार कीजिए, और अंत में जो है 80 में आपका कितना सही होता है कमेंट करके हमें बताइए। इसी तरीक़ा से प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमें एक उत्साह मिल सके, क्योंकि जब आप हमें सहयोग करते हैं तो हमें उत्साह मिलता है और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो ये हमारी सफलता है, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभ्यास सेट 17 है। 16 अभ्यास सेट करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। इस पर हम लोग लगभग 50 प्रैक्टिस सेट करेंगे और साथ ही प्रीवियस सेट भी को करेंगे। तो आपको ये नहीं चिंता करना है, हम सारे चीज़ों को जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। 5 विकल्प पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपका जो है तैयारी अच्छे ढंग से होना चाहिए। 5 विकल्प को जो है आदत हो जाना चाहिए 5 विकल्पों का
ताकि आप एग्ज़ाम में कहीं से भी कमज़ोर ना रहें। और जब एग्ज़ाम में आप बैठिए तो आप लोग अच्छे से प्रश्न को पढ़िए, समझिए, उसके बाद जवाब दीजिए, ताकि आपका एक एक नंबर जो गलत हो जाता है वो आपके सही हो सके और मेरिट में कोई बाधा परेशानी उत्पन्न ना हो। तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। तो वो कौन सा कहानी है जो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? तो ये जो कहानी लिखा गया है वो उसने कहा था, चंद्र शर्मा गुलेरी जी का ये रचना है, चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना ये है। तो ये लिखा गया था, उसने कहा था, विकल्प ग सही हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में होता है। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। परिंदे देखिए निर्मल वर्मा का कहानी है, ये ध्यान में रखिएगा, निर्मल वर्मा का कहानी है। इसी प्रकार जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे आपको बताने हैं। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो उदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे श्री चंद्र थे। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक बार स्टेट में जो है पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार हैं, कौन है आपको बताना है। शिव शंभू के चिट्ठे जो निबंध है उसके रचनाकार कौन है आपको बताने हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं बालमुकुंद गुप्त हैं। विकल्प क जो है सही हो जाएगा, इन्होंने ही ये लिखा है शिव शंभू के चिट्ठे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जात रे जात टके से जात तक 1 टका दो, हम सभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते। अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ है। अंधेर नगरी में ये जो संवाद आया है ब्राह्मण का, तो इसका व्यंग्यार्थ रूप में क्या अर्थ निकलता है ये आपको बताना है। अंधेर नगरी आपको पता है, अंधेर नगरी चौपट राजा कहानी मशहूर है। तो अंधेर नगरी जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था, तो वहीं से पंक्ति उठाया गया। इसका अर्थ क्या है आपको व्यंग रूप में इसका क्या अर्थ है बताना है। तो इसका अर्थ होता है, यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। विकल्प क सभी है, यानी जो भी लेना है सब टके से। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। गोरी सुंदर पात्री केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इस पहेली का सही उत्तर है, यूजीसी नेट का ये प्रश्न है। ये प्रश्न जो है यूजीसी नेट का प्रश्न है। तो इस पहेली का क्या अर्थ है, इसमें इस पहेली का सही उत्तर क्या है आपको बताना है। ये पहेली जो है उसका सही उत्तर क्या है। तो गोरी सुंदर पात्री केसर काले रंग, यानी कभी केसर जैसा काले जैसा रंग होता है। 11 देवर छोड़ के चले जेठ के संग, यानी जेठ में वो होता है। तो ये अरहर हो जाएगा। विकल्प क अरहर के जुदार है, राहर जिसको बोलते हैं, उसी को कहा गया है। तो विकल्प क सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो कटाई होती है उसके बारे में यहाँ कहा गया है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध की रचना है, कौन सी रचना मुक्तिबोध की है आपको बतानी है। तो मुक्तिबोध की रचना है एक साहित्यिक की डायरी। विकल्प ख सही हो जाएगा। डायरी रिपोर्टाज जब हम पढ़ाए हैं उस टॉपिक में आप देख सकते हैं, ये चीज़ों को बहुत अच्छा से प्रस्तुत किया गया है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल बताएंगे बहुत समय लगेगा, हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखेंगे। बाकी जो टॉपिक का प्रश्न है वो टॉपिक देखिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण अपनी आत्मकथा के किस खंड में किया है, यानी वो कौन सा खंड है जिसमें अपने पूर्वजों का चित्रण किया है। तो देखिए 4 भागों में इनकी जो आत्मकथा है, नीर का निर्माण, क्या भोजो क्या आद करो, 10 द्वार से सोपान तक, और एक है बसेरे से दूर। तो
आत्मकथा जब 4 भागों में है तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो है विकल्प ख सही हो जाएगा। इसमें अपने पूर्वजों का इन्होंने चित्रण किया है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करके चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और प्रस्तुत करते हैं। यूट्यूब पे इतना अच्छा प्रैक्टिस सेट करवाने वाले शायद ही कोई होंगे जो एक एक चीज़ों को करवाते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। निम्नलिखित में कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है, यानी कौन सी रचना जो है अमृतलाल नागर का रचित नहीं है। तो देखिए, बिखरे तिनके उन्हीं का रचना है, अग्निगर्भा भी है, सुहाग के नुपुर, तीनों रचनाएं उन्हीं का है। और नहीं पूछ रहा तो इनमें से कोई नहीं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प अंगो सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंगो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन राज्याश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। यह कथन किस आलोचक का है, यानी आषाढ़ का एक दिन जो मोहन राकेश का नाटक है, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, तो उसके बारे में ये जो कथन है वो किसका है आपको बतानी है। तो ये जो कथन है वो बच्चन सिंह का है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, उन्हीं का ये कथन है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल है, यहाँ थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ है शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है, यानी आवारा मसीहा जो जीवनी लिखा गया है तो किसके जीवन पर आधारित ये ग्रंथ है आपको बतानी है। ये बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है, यूजीसी नेट में लगभग 4-5-6 बार प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। और इसको जो है विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, या भी इस जीवनी के रचनाकार जो हैं विष्णु प्रभाकर हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना के अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंदकर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। यह कथन किस आलोचक का है, ये जो कथन है वो किस आलोचक का है आपको बताना है। तो ये जो कथन है ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है, यानी विकल्प जो ख है सही हो जाएगा, उनका ही ये कथन है, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो कथन भी पूछा जाता है, इसलिए आपका जो तैयारी है बेसिक टीजीटी से लेकर यूजीसी नेट लेवल पे की जा रही है, कहीं से भी आप कमज़ोर नहीं हैं। और अगर आप झारखंड टीचर, राजस्थान टीचर या कोई भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वहाँ भी ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। और हिंदी साहित्य सभी जगह का लगभग सेम है, हिंदी में यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है, यानी ब्रजभाषा जो पद्य का संग्रह है सभा विलास वो किसकी रचना है आपको बतानी है। तो सभा विलास जो रचना है रघुरार की है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है, आपको असंगत युग्म का चयन करना है। तो देखिए, मरणाष्टक रहीम का है, बिल्कुल सही है। अंग दर्पण रसदिन का है, ये भी सही है। अनुभाष्य ब्रह्मचार्य का, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों सही है, यानी संगत है। और यहाँ असंगत पूछा है, तो पिक में से कोई नहीं असंगत हो जाएगा, विकल्प अंग सही हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी यहाँ संगत है। तो इस तरीका के भी प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। निम्नलिखित में कौन यशपाल का कहानी संग्रह है, आपको बताना है कि कौन सा कहानी संग्रह यशपाल जी का है। यशपाल का कहानी कौन सा है आपको बतानी है। तो देखिए, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तीनों कहानी जो संग्रह है यशपाल का है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों के तीनों रचनाएं यशपाल जी का है।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन आज भाषाओं में शामिल है, यानी कौन सा भाषा जो है आज भाषाओं में शामिल किया गया है। तो देखिए आज भाषा का जहाँ भी चर्चा होगा संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, तीनों भाषाओं को आज भाषा में शामिल किया गया है। तो विकल्प घ इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जन्म कार्य के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है, यानी जन्म के अनुसार सही जो क्रमांक होता है वो क्या है आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको जन्म कार्य के अनुसार जब है तो जन्म आपको याद रखना है। तो देखिए हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म है 1907 ईस्वी है। नागार्जुन का जो जन्म है 1911 है। उसके बाद शिवमंगल सिंह सुमन का 1915 है और त्रिलोचन का 1917 है। तो इस तरीका से आप देखिएगा विकल्प ख सही हो जाएगा, यानी सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन हैं, उसके बाद नागार्जुन है, उसके बाद शिवमंगल सिंह सुमन है, उसके बाद त्रिलोचन है। तो विकल्प ख इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीका से भी प्रश्न पूछता है, यूजीसी नेट में ऐसा प्रश्न ज़्यादा रहता है, लेकिन पीजीटी में भी पूछा जा सकता है। तो धीरे धीरे स्तर बढ़ेगा ही, तो आपको तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ मरु ज्वारा धधकती चात की कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है, ये जो पंक्तियाँ हैं वो किसकी है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, विकल्प का सही हो जाएगा। और ये पंक्ति जो है उनकी रचना कामायनी जो है उसी से यहाँ जो है उठाया गया है ये पंक्ति को, और इसमें जो है प्रकृति का जो चित्रण हुआ है जयशंकर प्रसाद के द्वारा छायावाद में, तो उसी का एक अंश है कामायनी में जो दिखता है, मानवीय रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो विकल्प क इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है, यानी वे कौन से निबंधकार हैं जो द्विवेदी युग का नहीं है। तो देखिए माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह। अगर तीनों को देखिएगा तो तीनों जो है द्विवेदी युग के हैं, और यहाँ नहीं पूछ रहा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो है द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कविता क्या है, निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है। कविता क्या है, निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है आपको बताने हैं। तो कविता क्या है, निबंध चिंतामणि के भाग 1 में संकलित है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। इसमें कुल 17 निबंधों को रामचंद्र शुक्ल ने बहुत ही अच्छे से संजोया है, जो भावानुकूल रचा गया निबंधों का एक बेहतरीन संग्रह है। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने के समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त नाटक में उक्त कथन किसका है। चंद्रगुप्त जो नाटक है उसमें ये जो कथन है वो किसका कथन है आपको बताना है। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जो नेट में भी पूछा गया है और पीजीटी में भी, यूपी पीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये जो कथन है ये आपको पता होनी चाहिए, चाणक्य का ये कथन है, विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बीपीएससी सिलेबस नहीं जारी करता है, कहीं से भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको मैं प्रैक्टिस सेट में समाहित करते जा रहा हूँ, ताकि आपका तैयारी बेहतरीन ढंग से हो सके। और पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 35 प्रश्न जो पूछे थे, तो लगभग 3500 प्रश्न बनाने लायक थे। जो भी नोट्स मेरा पढ़े होंगे उनको अच्छे से बन गया होगा। ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी संगत है, कौन सी जो संगत है आपको बताना है। तो बिहारी सतसई की टीका भगवान दीन का है, बिल्कुल सही है।
रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद का भी बिल्कुल सही है। कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास का, ये भी सही है। तो इसमें जो है कौन संगत पूछ रहा है, तो तीनों की तीनों जो है संगत है यानी सही है। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विकल्प घ इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है, यानी सही अनुक्रम क्या है आपको बताना है। तो अगर आप उपन्यास वाले टॉपिक मेरा देखे होंगे तो आप बहुत आराम से इन प्रश्न को बना रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि कब किसका प्रकाशन हुआ है। तो सबसे पहले झूठा सच आ जाएगा, उसके बाद राग दरबारी आएगा, उसके बाद मानस का हंस, और अंश में जो है जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है वो आएगा। तो विकल्प क सही हो जाएगा। अगर ये सारे जो प्रकाशन वर्ष से देखना चाहते हैं बिना डिटेल में, तो उपन्यास वाले टॉपिक में जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या जो है कितनी है, यानी परिंदे जो निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह है उसमें कुल कितनी कहानियों को संग्रहित किया हुआ है। यूजीसी नेट का प्रश्न है ये। तो परिंदे कहानी में जो कहानियों की संख्या है वो 7 है, 7 कहानियों को संग्रहित किया गया है। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको जो है एक एक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, तो आप जो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में कितना सही करते हैं कमेंट करके बताइएगा। सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियां के रचयिता हैं, यानी ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार कौन हैं आपको बतानी है। तो ये जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। विकल्प ख सही हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रवर दाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है, यानी चंद्रवर दाई ने जो अपनी रचना है पृथ्वीराज रासो उसमें मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है। तो पृथ्वीराज रासो में मुख्यतः कवित छंद का जो है प्रयोग किया गया है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आप जो कमेंट करके बताइए पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं, समय यानी कांड तो कितने हैं आप कमेंट कीजिए, ताकि हम समझ सकें कि आप लोग भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं, यह गोदान के किस पात्र की भाव अभिव्यक्ति है, यानी ये जो बात है वो किसके द्वारा कहा गया है गोदान उपन्यास में आपको बतानी है। तो ये जो बात कही गई है धनिया के द्वारा कही गई है, यानी होरी की जो पत्नी है धनिया, गोबर की जो माँ है उसके द्वारा ये बात कही गई है। अगर आप गोदान नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़िए। मुंशी प्रेमचंद की बहुत बेहतरीन उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। इसमें आपको जमींदारी, उसके बाद मजदूरी, किसानी, सभ्य समाज जो प्रोफेसर होते हैं, उसके बाद बिजनेसमैन होते हैं, उसके बाद पत्रकार होते हैं, सारे चीज़ों का जो है बहुत अच्छा से जो है मिश्रण करके मुंशी प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है। तो अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो एक बार ज़रूर इसे पढ़नी चाहिए, क्योंकि गोदान अगर पढ़ देते हैं तो उत्तर भारत की जो संस्कृति है सभी दृष्टि से आप समझ जाइएगा, जो कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है, यहाँ देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए गांव का जो चर्चा हुआ है इधर उपन्यास है, तो किस गांव में किसका चर्चा हुआ है आपको बताना है। तो देखिए सेमरी जो गांव आया है गोदान में आया है। सेमरी और बिरारी 2 गांव हैं।
उसके बाद आप देखिएगा कि शिवपालगंज जो है राग दरबारी में आया है, मेरीगंज जो है मेरा आचर में है, और अमृतसर जो है उसने कहा था कहानी में है। तो विकल्प अगर देखिएगा तो चर्चा जो हुआ है तो समझ में आ रहा होगा विकल्प क सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह कुछ विशिष्ट लेखकों और उनकी कृतियों का इतिहास ना होकर युग विशेष के लेखक समूह की कृति समष्टि का इतिहास ही हो सकता है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है, यानी ये जो कथन है वो किस आलोचक का है आपको बतानी है। तो ये जो कथन है वो नरेंद्र बिरोचन शर्मा जी का कथन है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। तो कथन ज़्यादा पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, लेकिन कभी कभी यही सब कथन को जो है पीजीटी में पूछ देता है, इसलिए जो है कथन को ज़्यादा भी समाहित करने का उद्देश्य था, क्योंकि TRE 1 में कथन ज़्यादा पूछा गया था, 2 में बिल्कुल भी साहित्य से प्रश्न नहीं था, 3 में प्रश्न आया था, 4th में हो सकता है ज़्यादा प्रश्न साहित्य से रहे। तो आपको सभी दृष्टि से तैयारी करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी काव्यधारा के रचनाकार हैं, तो हिंदी काव्यधारा के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार राहुल सांकृत्यायन हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद का है, बिल्कुल सही है। युगबानी सुमित्रानंद पंत का है, बिल्कुल सही है। यामा महादेवी वर्मा का बिल्कुल सही है। तो तीनों की तीनों सही हैं, और यहाँ सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प अंग सही हो जाएगा। यहाँ देखिए यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, यानी जो ग्रंथ है उसके रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग का है, उसके बाद आता है नय कुमार चरियू, तो ये जो है पुष्पदंत का है। करकंड चरियू जो है वो कनाकर मुंडी का है, रावलबेल रोड़ा कवि का है। तो अगर आप देखें हैं तो सही में आ रहा होगा, विकल्प जो क है वो सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। और यहाँ देखिए करकंड चरियू के बारे में जो है यूजीसी नेट में भी प्रश्न पूछा गया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने इसे एक साथ समाहित कर दिया है। तो इस तरीक़ा से समाहित करने से 5-7 प्रश्न एक में समाहित हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जह मन पावन न संचरई रवि शशि न पवेश, तहीं बट चिंत विषाम करु सरहे करिह उवेश। यह किसकी पंक्ति है? ये जो पंक्ति है वो किसकी है आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति आया है सरहप्पा की पंक्ति है, बेहतरीन पंक्ति है जो पूछा जाता है एग्जाम में। विकल्प ख सही हो जाएगा। दोहा कोश के रचयिता हैं सरहप्पा, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। भरा हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, राज्य जो तू क्या से नहु जाई भग्गा घरू ऐतू। यानी अच्छा हुआ बहन, जो हमारा प्रिय जो है, हम माने युद्ध भूमि में मारा गया, अगर वहाँ से भाग जाता तो हम रज्जा होकर लज्जित होते और किसको मुंह दिखाते। यानी भागकर घर नहीं आया, मर गया है वहाँ, यानी शहीद हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो ये पहले के जो है वीर काव्य में ऐसा बात जो है आया है। तो ये जो है किसकी पंक्ति है? तो हेमचंद्र की पंक्ति ये है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है कौन सी रचना नहीं है। तो गंगा वाक्यावली है, भू परिक्रमा भी है, पुरुष परीक्षा, तीनों रचनाएं जो है विद्यापति का है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प 5 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों रचनाएं हैं और यहाँ नहीं पूछ रहा है। इनकी और प्रसिद्ध रचना है विद्यापति पदावली, कीर्तिरता, कीर्ति पताका। तो ये भी आप
ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यह कथन किसका है? ये जो कथन है वो किसका है? तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प क सही हो जाएगा। ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। असंगत को चुनिए। तो यहाँ असंगत कौन है उसको चुनना है। तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य हैं, बिल्कुल सही है। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। तो तीनों के तीनों सही है और असंगत पूछ रहा है तो फिर में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी विकल्प वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रैदास किस धारा के कवि हैं? रैदास किस धारा के कवि हैं आपको बताने हैं। तो रैदास देखिए निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी कवि हैं, यानी विकल्प जो ख है सही हो जाएगा, ज्ञान मार्गी कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। निगम आगम साहब सुगम राम सांच जी चाह अम्बु असन अवजो कियत सुरभ सबहि जगमाह। यह पंक्ति जो है किसकी है? तो ये जो पंक्ति आया है तुलसीदास की पंक्ति है। विकल्प ग सही हो जाएगा। इनकी बहुत बेहतरीन रचना है रामचरितमानस, जिसमें 7 कांड हैं और इनके प्रमाणिक रचनाओं की संख्या रामचंद्र शुक्ल 12 माने हैं। ये भी ध्यान में रखना है। पूछा जाता है रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के कुल प्रमाणिकों ग्रंथों की संख्या कितनी माने हैं? तो 12 माने हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न पत्रिका को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ देखिए पत्रिका दिया हुआ है, उसके बाद उसके संपादक हैं, तो दोनों को एक दूसरे से मिलान करना है कौन किसका होगा। तो देखिए हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है वो बालकृष्ण भट्ट का है। 12 बोधनी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। समालोचक जो पत्रिका है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। ब्राह्मण जो है प्रताप नारायण मिश्र का है। तो ये पत्रिका का अगर आप मिलान किए हैं, पत्रिका वाला चैप्टर पढ़े होंगे, तो सही आपका आंसर हुआ होगा। विकल्प ख सही हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। तत्वबोधिनी पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तत्वबोधिनी पत्रिका कहाँ से निकलती थी आपको बताना है। तो ये पत्रिका जो है बरेली से निकलती थी। विकल्प क सही हो जाएगा। तो 40 प्रश्न जो साहित्य के थे वो आपके समक्ष प्रस्तुत किए। अब जो है व्याकरण के प्रश्न जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसी तरीक़ा से जो है हम धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते जाएंगे। और कोई भी प्रैक्टिस सेट है अगर एक बार आप देखे हैं तो कम से कम 2-3 बार और देखिए, क्योंकि धीरे धीरे आप भूलने लगते हैं। तो अभ्यास में रखिए। अगर आप देखे हैं तो 5-7 दिन के बाद फिर से देख लीजिए, फिर 10 दिन के बाद देख लीजिए। ऐसे आप देखते रहिएगा तो एक एक प्रश्न जो है आपके दिमाग में जहन में बैठ जाएगा और एग्जाम में अच्छे से आंसर करके आ पाइएगा। तो इसको देखते रहिए। निम्नलिखित में कंठ ध्वनि है, तो कंठ ध्वनि कौन है आपको बतानी है। तो आप देख पा रहे हैं द छ क आया हुआ है। तो क जो है कंठ ध्वनि है, क वर्ग पूरा कंठ वर्ण है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। अघोष भी और महाप्राण भी, वो ध्वनि कौन सा है आपको बताना है। तो अघोष और महाप्राण विकल्प ख हो जाएगा, विकल्प क हो जाएगा, यानी ख ध्वनि है। अगर आप वर्ण और ध्वनि नहीं पढ़े हैं तो मेरे टॉपिक की जो व्याकरण वाले सेक्शन है उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं, समझ में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा, यानी ख जो ध्वनि है अघोष भी है और महाप्राण भी है। आगे बढ़ते हैं। समुद्रोमी दोर्मी का संधि विच्छेद है। समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। तो समुद्र जोड़ उर्मी, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। तो रचना या बनावट की दृष्टि से बात कीजिएगा तो शब्द के 3 भेद होते हैं।
विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो उत उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो उत्पन्न भी हो जाएगा, उत्थान भी हो जाएगा, लेकिन उपदेश नहीं है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपदेश जो है वो उप उपसर्ग से बना है, उत से नहीं बना है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। तद्धित प्रत्यय है, कौन सा जो है तद्धित प्रत्यय शब्द है आपको बताना है। तो तद्धित प्रत्यय जो शब्द है वो देवत्व, पशुता और पांडव तीनों शब्द है। तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है आपको बताना है। तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम है कौन सा वाक्य में आया हुआ है वो आपको बताना है। तो वह ठहर नहीं सकता, देख रहे हैं आप, तो बिल्कुल सही लग रहा है। राम, तो यहाँ तो आ गया संज्ञा आ गया, सर्वनाम तो है नहीं। किसी ने, ये भी नहीं है। तो विकल्प क इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। वह सर्वनाम है और निश्चयवाचक है। आगे बढ़ते हैं। मन वचन कर्म में किस समास की योजना है। मन वचन कर्म में किस समास की योजना है आपको बताने हैं। तो इसमें जो समास आया है द्वंद्व समास आया है मन वचन से, विकल्प को सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं, कितने भेद हैं आपको बताना है। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के जो भेद हैं 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुल का अर्थ नहीं है। तो कुल मतलब सब भी होता है, वंश भी होता है और समूह भी होता है। तो ये देखिएगा नहीं पूछ रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों कुल का अर्थ देता है। तो विकल्प अंग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दीवा का विपरीतार्थक शब्द है। तो दीवा का विपरीतार्थक शब्द क्या है आपको बताना है। तो दीवा मतलब होता है दिन, तो दिन का रात्रि हो जाएगा, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो कुंजर और दंती दोनों जो है हाथी का है, लेकिन भृंग शब्द नहीं है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आँख खुलना बंद आँख खुल जाना ऐसा नहीं है। असलियत का बोध होना बिल्कुल सही है। आँख से दिखाई देना ऐसा भी नहीं है। मुहावरे का अर्थ होता है असलियत का बोध होना, यानी आँख खुलना असलियत का बोध होना, जो सच्चाई है उसका पता चल जाना, सच्चाई उजागर हो जाना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ शुद्ध वाक्य कौन सा है। यह असली गाय का घी है। यह जो घी है, असली शब्द का जो प्रयोग असली घी है ऐसा होना चाहिए, यहाँ गलत तरीका से किया गया, वाक्य शुद्ध नहीं है। यहाँ शत्रु से खतरा है। यहाँ शत्रु से खतरा है, बिल्कुल सही है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, तो ये भी गलत है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य क्या है आपको बताना है। तो बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना मिश्र वाक्य का भेद करा रहा है, बोध करवाता है। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वाक्य नहीं है, यानी अशुद्ध वाक्य नहीं है, यानी वो शुद्ध वाक्य है। तो जैन साहित्य प्रकृति में लिखा गया है, बिल्कुल शुद्ध है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो कैलाश बिल्कुल सही है, तिरस्कार भी सही है। यहाँ अशुद्ध शब्द का बात करते परिशिष्ट, शिष्ट होता है, ट होता तो सही हो जाता, परिशिष्ट नहीं होता है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द है। यहाँ देखिए शुद्ध शब्द चुनने के लिए कहा है। तो उज्ज्वल जो लिखा जाएगा
तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। उ ज आधा आधा ज व र, तो ये जो है विकल्प ख सही हो जाएगा। तो एक एक शब्द पे आपको ध्यान देना है। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपके पास एक व्याकरण की पुस्तक होनी चाहिए, जो कि आपको पढ़ते रहना है। विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, तत्सम शब्द, देश शब्द, विशेष शब्द, ये सब का जो है सीमित करना नोट्स में असंभव है। तो व्याकरण में आप कोई भी प्रकाशन का खरीदिए और उसको देखते रहिए, तो आपका ये सब सारे सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमने खाना नहीं खाया वाक्य है, कैसा वाक्य है आपको बताना है। तो ये जो है बिल्कुल सरल वाक्य है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मुमुक्षु, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो करुणामय शब्द में मैं प्रत्यय आया है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक मेज पर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पुस्तक मेज पर है, तो में पर अधिकरण आता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? तो गुण बता रहा है ना, तो गुणवाचक हो जाएगा, विकल्प क सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, शेयर नहीं करते हैं, और लाइक भी कर दीजिए। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन है? तो अनुभव जो है पुल्लिंग है, ज्ञान भी पुल्लिंग है, लेकिन चेतना उसकी जागी हुई है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमर का पर्यायवाची नहीं है? यानी कमर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं रेखनी जो है यानी कर्म होता है, तो ये नहीं है, विकल्प क सही हो जाएगा। नीरज जरद दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। आगम का सही विलोम शब्द है, तो आगम का सही विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो आगम का हो जाता है सुगम, आगम नहीं, यहाँ अगम का होता है, अगम का नहीं, अगम का हो जाएगा सुगम। जो जाने योग्य नहीं हो तो अगम, और जो आसानी से जाया जा सके सुगम, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द चिन्हित कीजिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो है उसको चिन्हित करना है। तो अतिथि जो है लिखा जाएगा वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी विकल्प क सही हो जाएगा, गावरा सही है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये बहुत छोटा सवाल है, लेकिन कभी कभी आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं संस्कृत हिंदी को लेकर के, तो इसलिए यहाँ समाहित किया हुआ है ताकि आप उस कंफ्यूजन से दूर हो जाएं। आगे बढ़िए। कर्म के धनी मुहावरे का अर्थ है, तो अच्छा लेखक, जो कर्म का धनी होता है अच्छा लेखक होता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। कर्म में तत्पर रहने वाले इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो उसको क्या जाता है? कर्मठ बोला जाता है, कर्मठ जुझारू। आप देखते हैं चुनाव में आता है, तो कर्मठ यानी कर्म में तत्पर रहने वाला, विकल्प क सही हो जाएगा। अब जो हम लोग गद्यांश को देखेंगे, क्योंकि गद्यांश लगभग टीजीटी में 4-5 और पीजीटी में भी 2-3 पूछे जाते हैं। तो गद्यांश इसलिए इसमें हम समाहित किए हैं ताकि अभी से आदत आपका बना रहे। तो गद्यांश का एक नियम है कि जो कहा गया गद्यांश में उसी समानांतर शब्द को आपको चुनना है, अपना मन से कुछ नहीं, जैसे कहा गया है उसी को आपको चुनना है। तो देखिए यहाँ पढ़ करके नीचे जो उत्तर पत्रक में जो है चिन्हित करना है। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद इससे संबंधित जो रहेगा उसको हम लोग देखेंगे प्रश्न को। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ, केवल जीविका कमाने से, अपना दिन भर का काम आसानी से पूरा कर लेने से कहीं अधिक उच्च वस्तु आपके भीतर आपको संतुष्टि करने के लिए विद्यमान है। यह है आपके सभी काम करने की भावना, आपके पूरी शक्ति से काम करने की आकांक्षा, अपना उच्चतम विकास करने की तथा अपने व्यक्तित्व को पाने की कामना। इस आकांक्षा का स्वर इतना प्रखर होना चाहिए कि केवल जीविका कमाने की समस्या, केवल रुपया कमाने का प्रश्न गौण होना चाहिए। कितने व्यक्ति निरुद्देश्य अपने ध्येय में अधूरी निष्ठा
करते हुए केवल तब तक अपने धन में व्यस्त रहने की इच्छा करते हैं जब तक कोई आकस्मिक बाधा ना आ जाए। काम करते दिखाई देते हैं। मनुष्य को अपने जीवन कार्य के प्रति चाहे वह कितना ही तुच्छ हो, उन उच्च आदर्शों से बढ़ना चाहिए जो किसी महान, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, कलाकार के आदर्श होते हैं जिसके आधार पर वह अपनी कृति की रचना करता है। इस जीवन के संगमरमर को गढ़न करने के लिए प्रगतिशील होना एक पावन उद्देश्य है। हमारे कार्यों की प्रत्येक प्रतिभा हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। यानी यहाँ देखिए बात कर रहा है जीवन में जो इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, उसके बारे में। तो इसी से संबंधित जो है उसके बारे में हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? जीवन में महत्वाकांक्षा का अर्थ। यानी बिल्कुल ये सही कह रहा है, जीवन और शक्ति, ऐसा नहीं। जीवन में जीविका का महत्व, जीविका का नहीं, उसके इच्छा का बात किया जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प क जो है सही आंसर हो जाएगा। जीविका कमाने से आत्मसंतुष्टि नहीं होती, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। हमारी आकांक्षा का स्वर इतना प्रबल हो कि जीविका कमाने की इच्छा गौण हो जाए, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। देखिए आप अगर गद्यांश पढ़ते हैं तो आप देखते साथ आंसर सही कर दीजिएगा, क्योंकि शक्ति का बात नहीं होगा, इच्छा पूरी के बात नहीं करता है। आकांक्षा यही का स्वर इतना प्रबल होना चाहिए कि जीविका कमाने की इच्छा गौण हो जाए, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। तो इस तरीका से आप जब गद्यांश को पढ़िएगा तो समझ पाइएगा। अब देखिए निरुद्देश का संधि विच्छेद क्या होगा, ये जो थोड़ा सा पेचीदा है। तो निरुद्देश का निजोड़ उद्देश्य, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा रहता है। आकांक्षा का पर्यायवाची शब्द है, तो आकांक्षा का पर्यायवाची शब्द क्या है आपको बताने हैं। तो आकांक्षा का जो पर्यायवाची शब्द है वो है इच्छा या इप्सा, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आकांक्षा यानी इच्छा, चाह, इच्छा रखना, चाह रखना। अब देखिए दूसरा गद्यांश है, दो गद्यांश को समाहित किए हैं, तो दूसरा गद्यांश को हम लोग देखते हैं। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारित्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वाद का व्यूह सा निकल कर होरी को अपने अंदर छिपा लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग की वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है। ये जो बातें हैं गोदान उपन्यास से लिया गया है। अब देखिए इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है धनिया की चिंता का कारण क्या था। तो धनिया की चिंता का जो कारण था तो होरी के निराश भरे शब्द थे, ऊपर में चर्चा किया गया है। विकल्प ग सही हो जाएगा, क्योंकि दूर जाने से नहीं, होरी का बीमार होना ये भी गलत है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है अंतःकरण से आशीर्वाद देना का अर्थ क्या है। तो अंतःकरण से आशीर्वाद देना यानी किसी को दिल से आशीर्वाद देना, अंतः यानी अंदर से आशीर्वाद देना, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही तृण था से लेखक का आशय क्या है। तो इससे आशय ये है कि पति ही धनिया का एकमात्र सहारा है, क्योंकि सुहाग मतलब होता है पति, तो उसी के जो है पकड़ को पार होना चाहते हैं, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। होरी की पत्नी का नाम क्या था। तो होरी की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था, तो धनिया था, विकल्प ख हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न देखते हैं। अथाह सागर से क्या अभिप्राय है। अथाह सागर से क्या अभिप्राय है। तो अत्यंत गहरा, अथाह सागर मतलब अत्यंत गहरा, तो विकल्प क सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को अभ्यास सेट 17 यानी प्रैक्टिस सेट 17 करवाया।
तो हमें पूरा विश्वास है कि ये 80 प्रश्न आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप लोग इसको 1-2 बार देखिए, चीज़ें को समझिए और नोट्स प्रैक्टिस से दिया गया है तो उसको भी पढ़िए और यहाँ भी रिवीजन कीजिए, ताकि चीज़ें जब 2-4 बार आँखों से गुजरेगा तो आपको एग्ज़ाम में जो विकल्प ढूंढने में परेशानी होती है वो जो है आसान हो जाएगा और अच्छे से प्रश्नों को हल करके आइएगा। तो आप लोगों को इस 80 प्रश्न में कितना सही हुआ हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम समझ सकें कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। जिनके पास नोट्स प्रैक्टिस सेट होंगे उनका ज़्यादा सही होना चाहिए, और कुछ प्रश्न हमने चेंज किया है ताकि आप जो है देख सकें कि नया प्रश्न आता है तो कैसे आप उलझते हैं, कितना कर पाते हैं। तो इसी तरह प्रैक्टिस सेट आता रहेगा, टॉपिक भी होता रहेगा, आपकी जो है तैयारी संपूर्ण करवाया जाएगा। 5-7 टॉपिक हिंदी साहित्य से करने के बाद व्याकरण के टॉपिक एक एक करके देखेंगे। तो ये नहीं सोचना है कि व्याकरण नहीं होगा, एक एक टॉपिक हम देखने वाले हैं। तो आपको संपूर्ण तैयारी हम करवाएंगे हिंदी का, वो मेरे ऊपर जिम्मेदारी दिया गया है, तो हम उसके बाखूबी निभाएंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और जो है अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। हिंदी जंक्शन चैनल हमेशा आगे बढ़े और आप लोगों को सहयोग प्रदान करता रहे, यही कामना है, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आप लोग वीडियो को देखें, इतना देर तक बने रहने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हम कमेंट करके, सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे माध्यम से नोट्स और प्रैक्टिस सेट 4.0 का लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07, इस पे 249 रुपये भेज दीजिए गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। ए स्टेट करिए 199 रुपया, पेपर 1 करिए 199 रुपये, पेपर 2 करिए, भेजिए स्क्रीनशॉट और नोट्स आपको दे दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों से अपने जोड़ करके तैयारी को बेहतर कीजिए। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।